नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ और उसी विश्वास के साथ, और एक ही उद्देश्य है हमारा कि आपके मन में से सामाजिक विज्ञान का डर निकाल दें। हम लोग लास्ट वीडियो से नया विषय शुरू कर चुके थे। हम हमारे गोले के बारे में भूगोल में पढ़ने जा रहे थे। भूगोल की शुरुआत हम लोग कर चुके थे। हमने अध्याय 1 संसाधन एवं विकास शुरू कर दिया था। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों के कौन कौन से प्रकार हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संसाधन एवं विकास। पर इससे पहले आप लोग तैयार हो जाइए मेरे शेर और शेरनियों, और अपनी किताबों पे, अपने हर पेज पे, अपने कमरे की हर दीवार पे लिख दो कि अब हम हो चुके हैं तैयार और अब हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। अब हम हो चुके हैं तैयार और अब हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। यही उद्देश्य है हमारा कि सिर्फ और सिर्फ आपको सामाजिक विज्ञान से प्यार हो, हर नस नस में सामाजिक विज्ञान दौड़े। तो इसलिए मेरे शेर और शेरनियों, अब आप तैयार हो जाओ। अब आप लोगों को जिम्मेदारी उठानी होगी, देश की, राष्ट्र को आगे बढ़ाना होगा। तो हम लोग संसाधन एवं विकास शुरू कर चुके थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2 है। अब आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है संसाधनों का विकास। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा संसाधन क्या होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में इतनी बात बिठा के रखनी है कि जो भी वस्तु हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरत को पूरा कर सकती है, वही क्या है, संसाधन है। ठीक है, मुझे भूख लगती है, मुझे खाना मिल रहा है, वो संसाधन है। आपको पढ़ाई के लिए लैपटॉप मिल रहा है, मोबाइल मिल रहा है, वो संसाधन है। तो जो भी हमारी जरूरत है, जो भी हमारी आवश्यकता है, उसको पूरा कर दे, वही क्या है, संसाधन है। इस चीज को आपको समझ जाना चाहिए, इस बात को बिल्कुल क्लियर बिठा लेना चाहिए। फिर संसाधनों के अलग अलग प्रकार होते हैं, ये भी हम लोगों ने जाना है। अब आज इन्हीं संसाधनों का विकास हमें करना है। सर, जो संसाधन हमारा विकास कर रहे हैं, जिस संसाधन से हमारा विकास हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्र तरक्की करता है, उस संसाधन का विकास हम लोग कैसे कर सकते हैं और इन संसाधनों का विकास जरूरी क्यों है। देखो, क्या है कि संसाधनों का विकास कौन करता है, मानव करता है, और मानव का विकास संसाधन करते हैं। ये दोनों अंतर संबंध है, इंटर रिलेटेड है। ये कैसे हैं, ये आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं संसाधनों का विकास। सबसे पहली बात तो ये उठती है कि इनका विकास करे तो करे क्यों, क्या जरूरी पड़ी हमें इनका विकास करने की। जब हमें मिल रहा है तो क्यों विकास करें। तो सुनिए, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखो, अब इन्होंने क्या बोला है कि जो संसाधन है वो जीवन यापन के लिए, किसके लिए, जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है। मुझे भूख लगती है, मुझे खाना मिलता है, ये मेरे जीने के लिए, ठीक है, मेरी रोजमर्रा जीवन को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मेरी डेली जो आवश्यकता है, जो डेली मेरी इच्छा है, उनको पूरा करने के लिए क्या है, मुझे चाहिए, खाना चाहिए। तो ये तो क्या है, जीवन यापन के लिए संसाधन मुझे बहुत जरूरी है। पर उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, मतलब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए, मेरी जो लाइफ है उसका एक स्टैंडर्ड, एक लेवल बना रहे, वो एक सही तरीके से चलती रहे। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक दिन खाना मिला, ये क्या है, मेरा जीवन यापन है। पर मुझे रोज खाना मिलता रहे 2 वक्त, ये क्या है, मेरे जीवन की गुणवत्ता है। अगर मुझे 2 वक्त का खाना मिल रहा है, मतलब मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। हमारे भारत में, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। अब आप सोचिए कितनी बुरी स्थिति में वो लोग रहेंगे। तो संसाधन क्या है, संसाधन हमारी डेली आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ हमारी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है उसको भी बनाए रखते हैं। तो हम लोगों को क्या है, संसाधन इसलिए जरूरी है कि हम लोग क्या कर सके, हमारे जीवन यापन कर सके, हमारी जो रोज की आवश्यकताओं को उनको पूरा कर सके, और इसके साथ साथ क्या है, जो जीवन की गुणवत्ता है, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उसे बनाए रखे। तो इसलिए हम लोगों को क्या है, संसाधनों की जरूरत पड़ती है। पर हुआ क्या, ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। हम लोगों ने क्या करा, संसाधन को मां माना, और बिल्कुल मां है, प्रकृति मां समान है, मां है। तो हम लोगों ने क्या सोचा, मां तो देती है, सब कुछ मां देती है, फ्री में देती है, तो लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, कोई मजे दिक्कत ही नहीं आ रही। तो हम लोगों ने क्या करा, जो प्रकृति हम लोगों को दे रही है ना, उसका हमने क्या करा है, बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल कर लिया है, बहुत दुरुपयोग उस संसाधनों का करा है। हम लोगों ने उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा। हम लोगों ने, फिर उदाहरण देता हूं, जिस गाड़ी को आप एक गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं, उस गाड़ी पर आप एक बकेट पानी गिराकर आप साफ करते हैं। ये क्या है, संसाधन का वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, संसाधन का दुरुपयोग है। हमने क्या करा, प्रकृति से जो चीज हमें मिल रही है उसका दुरुपयोग करा, हमने अंधाधुंध तरीके से उसका प्रयोग करा है। क्यों, क्योंकि हमने ये सोच बना ली थी कि हमें प्रकृति दे रही है तो इस्तेमाल करते जाओ। तो अब क्या हुआ, जब हम किसी चीज का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो वो क्या होती है, कुछ समस्या पैदा करती है। ठीक है, तो प्रकृति की हमने जो ऐसी दशा करी, ऐसी दुर्दशा करी कि हम लोग ज्यादा संसाधनों को जहां जरूरत नहीं थी वहां पर भी हम लोग इस्तेमाल करने लगे, तो क्या हुआ, कुछ समस्याएं खड़ी हो गई। आपको इस चैप्टर में
दो तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह कि संसाधन वही होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दूसरी बात आपको मेरी वाली बात ध्यान रखनी है, नीड और वांट वाली। मैं समझा चुका हूं ये बात पहले लेक्चर में। नीड और वांट, जरूरत और इच्छा, ठीक है। तो नीड, जरूरत, जो क्या है, संसाधन हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, हमारी इच्छाओं को नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या है, संसाधनों को इच्छाओं में भी लगा दिया, ठीक है। मुझे क्या है, खाना खाने के लिए रोटी चाहिए, पर मैंने क्या है वो पैसा बर्गर में खर्च करा है, पिज्जा में खर्च करा है। मतलब जहां मुझे जरूरत नहीं है वहां भी हम लोग क्या है, खर्चा कर रहे हैं। तो जरूरत के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, पर इच्छाओं के लिए नहीं। इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। तो संसाधन वही है जो हमारी जरूरत को पूरा कर दे। और जरूरत है ना, ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, जरूरत सिर्फ हमें किसकी होती है, जरूरत हमें रकम की होती है। किसकी होती है, रकम की होती है। ये रकम क्या है सर, पैसा है क्या? नहीं, रकम मतलब र से रोटी, क से कपड़ा और म से मकान। हमें किसकी जरूरत है, हमें रकम की जरूरत है। र से रोटी, म से मकान और क से कपड़ा। तो रोटी, कपड़ा, मकान अगर ये हम लोगों को मिल रहा है तो हमारे पास बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं कि भाई हम अच्छी स्थिति में जी रहे हैं। और हमें इसके आगे बढ़ के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो रकम है ना, ये समाज के सभी वर्ग को मिले, अंतिम पायदान पे खड़े इंसान को भी मिले। सामाजिक विज्ञान हम लोग रटने के लिए नहीं पढ़ रहे। आप एग्जाम में अच्छे नंबर कहीं से भी ला सकते हैं, पर मैं ये चाहता हूं कि आप सामाजिक विज्ञान को समझे, जीवन में उतारे, उसे अमल करें, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हमें रकम ही हमारी जरूरत है। इसके बाद अगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो वो हमारी इच्छा है। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जरूरत तो मेरी नजर में तो शायद ये है, इसके आगे कोई जरूरत मैं नहीं मानता। तो अब क्या है, प्रकृति का हमने अंधाधुंध शोषण करा, उसका प्रयोग करा, दुरुपयोग करा, और फिर क्या हुआ, कुछ समस्याएं खड़ी हो गई। और एक बात कही जाती है, अति सर्वते वर्जिते। अगर आप कोई भी चीज अति कर देते हो ना, आप खाना भी एक्स्ट्रा खा लोगे ना बेटा, तो वो भी पॉइजन का काम करते हैं। कोई भी चीज हो ना, अगर आप ज्यादा हद से ज्यादा पार कर जाते हो ना, तो वो फिर गलती होती है। तो अगर आपने संसाधनों का भी बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल करा तो वो गलती है। अब क्या हुआ, कुछ मुख्य समस्याएं खड़ी हो गई। अब वो मुख्य समस्या क्या है वो देखो। सबसे पहला, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास। संसाधनों का ह्रास मतलब डिप्लेशन। जो हमारे रिसोर्स है, हमारे पास जो संसाधन है, वो डिप्लेट होने लगे, कम होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि लालचवश, लालच के कारण। और ये लालच किस चीजों का है? ये लालच इच्छाओं का है, जरूरत का लालच नहीं है भाई। जिसको जरूरत है ना, आज अगर कोई इंसान बाहर भूखा बैठा है, उसको मैं एक चपाती दे के आऊं, वो खा लेगा चुपचाप। उसको कोई सब्जी दे के आ जाऊं, खा लेगा चुपचाप। उसको एक फल पकड़ा दूं, खा लेगा चुपचाप। पर अगर जो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, मैं उसको बोले ले भाई ये रोटी खा ले, ये चपाती खा ले, वो बोलेगा नहीं भाई मुझे तो पिज्जा खाना है सर, पिज्जा खिलाओ तभी मानूं मैं। तो भाई वो तेरी जरूरत नहीं है, वो तेरी इच्छा है। वो तेरी इच्छा, तुझे भूख नहीं लग रही, तेरे तो मन में आ रही पिज्जा खाओ, और कोई दूसरा खिला दे तो और भी मस्त बात है। तो जरूरत को पूरा कर सकते हैं। और ये जो संसाधनों का ह्रास हुआ है, ये जो डिप्लेशन हुआ है रिसोर्सेज का, ये किसके कारण हुआ है? इच्छाओं के कारण हुआ है। और ये इच्छाएं किसकी है? इन लालचवश लोगों की है, ये लालची लोगों की है। ये क्या करते हैं, इनके पास संसाधन तो बहुत है, तो क्या होता है, उसका बहुत खराब मिसयूज करते हैं, ठीक है। उसको जहां 1% चीज यूज होनी चाहिए थी, वहां 10% खर्च करते हैं। अब अगर आप सोचो कि वो चीज उन लोगों के पास जाए जिनके पास संसाधन नहीं, तो कितना अच्छा होगा देश के लिए। पर ऐसा नहीं होता है। तो संसाधनों का क्या होता है? ह्रास होता है, डिप्लेशन होता है, जो कि गलत बात है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। अब क्या हुआ कि जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, वो कुछ लोगों के हाथ में चले गए, ठीक है। तो अब उन लोगों के हाथ में क्या, वो तो संसाधन संपन्न बन गए, मतलब उनके पास सारे रिसोर्सेज है। और जिनके पास संसाधन संपन्न है वो क्या है? अमीर लोग हैं। और जिनके पास संसाधन नहीं है, जो संसाधनहीन है, उनके पास क्या है? वो गरीब लोग हो गए। वो क्या हो गए? गरीब लोग हो गए। उनके पास कुछ भी नहीं है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ, आज इस कोरोना महामारी में, ठीक है, कोरोना महामारी में शिक्षा की जरूरत सभी को है। हर बच्चे को जरूरत है कि वो अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सके और अपना उज्जवल भविष्य बना सके। ये महामारी भी सपनों को बीच में ना आ सके, ऐसा हर बच्चे की इच्छा है, उम्मीद है उसकी। पर आज आप लोग हो, आप मोबाइल में देख पा रहे हो, लैपटॉप में देख पा रहे हो, पीसी में देख पा रहे हो, ठीक है, ये आप संसाधन संपन्न लोग हो, आप देख पा रहे हो। पर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माता पिता 2 वक्त की रोटी का गुजारा नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों को मोबाइल कहां से दिलाएंगे? अब उसकी शिक्षा का क्या होगा? वो तो संसाधनहीन हो गया ना, तो वो गरीब रह गए ना, ठीक है। और जिनके पास अच्छे संसाधन है, वो संसाधन क्या हो गए? संपन्न हो गए, अमीर हो गए। तो क्या है, ये हमारे समाज की दुविधा है।
विडंबना है। और कहा जाता है कि भाई सिर्फ कम से कम 70 से 80% की जो आय हमारे देश की ना, वो सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के पास जाती है। मतलब वो 10% लोग क्या है, संसाधन संपन्न लोग। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें सब में बराबर बंटवारा करना पड़ेगा। भाई सबको संसाधन मिले, सबको रिसोर्स मिले, तभी फायदा है। ठीक है, जल है, पानी है, भाई पानी अगर आपको जहां 1 बकेट की जरूरत है, आप 1 बकेट इस्तेमाल करो, 10 बकेट खराब मत करो। वो 10 बकेट अगर 9 बकेट और लोगों को मिलेगी पानी की, तो सोचो उनका भी विकास होगा, सबके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए संसाधनों को कभी खराब मत करो, दुरुपयोग मत करो। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया। अब क्या हुआ, ग्लोबल क्राइसिस पैदा हो गया, ग्लोबल क्राइसिस पैदा हो गया। अब देखो क्या होता है कि कोई भी है ना, कोई भी देश जिसके पास अगर संसाधन है, अगर वो संसाधनों का मिसयूज कर रहा है, गलत प्रयोग कर रहा है, तो पर परिणाम तो क्या है, पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। प्रकृति तो माँ है, तो वो तो ये देखती है भाई क्या हो, सबको परिणाम हो। तो अब से किसी भी देश ने संसाधनों का मिसयूज करा हो, पर उसका जो परिणाम है वो तो सबको देखना पड़ता है। पूरी पृथ्वी पर उसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कोरोना, ठीक है, कोरोना किस स्थितियों में आया है हम सब जानते हैं, और आज पूरी दुनिया क्या है, दुखी है। ये संकट है आज दुनिया के लिए। तो ऐसे और भी संकट क्या है, पैदा हो जाते हैं अंधाधुंध संसाधनों के प्रयोग से। पहला, भूमंडलीय तापमान। भूमंडलीय तापमान शब्द को समझो। भूमंडलीय, हमारी जो पृथ्वी है वो ताप बढ़ जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाती है। जैसे आइए आपको उदाहरण में समझाता हूं। इस चित्र को देखिए, ये पृथ्वी आपको पूरी जलती हुई नजर आ रही है। ये पृथ्वी क्या जलती हुई नजर आ रही है, गर्म हो रही है। अब बताओ सर ये हुई क्यों? देखो ये हुई क्यों है, सिर्फ और सिर्फ मानव के कारण। सिर्फ और सिर्फ मानव के कारण क्या है, ये पृथ्वी गर्म हुई है, भूमंडलीय तापन हुआ है। ये मानव, मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था, ये मानव बहुत बड़ा संसाधन है। ये चाहे ना तो अच्छे को बुरा कर सकता है और बुरे को बहुत अच्छा कर सकता है। तो इन्होंने क्या करा, इतना इस्तेमाल करा मानव ने, दनादन इस्तेमाल करते गए, और क्या हुआ, इसका पृथ्वी का भूमंडलीय तापन बढ़ गया। ये बढ़ा कैसे सर, CO2 बढ़ने से। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हमारे यहाँ पे, उससे बढ़ा। ठीक है, हम लोगों ने जो लकड़ियां जलाते हैं उससे बढ़ने लगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत से हम लोगों ने गतिविधि करी है जिससे क्या हुआ, भूमंडलीय तापन बढ़ा। अब इससे हुआ क्या, सूरज की ज्यादा गर्म पड़ने लगी, पृथ्वी ज्यादा गर्म होने लगी, और गर्म होने के चक्कर में इससे क्या हुआ कि भाई जो मौसम का है, मौसम में परिवर्तन आ गया। जहां सर्दियों में भी आजकल गर्मी रहती है, सर्दियों में इतनी ठंड लगती नहीं, पहले जितनी ठंड होती थी अब तो बिल्कुल नहीं लगती। ठीक है, काफी जगह सूखा पड़ जाता है। तो हम लोग क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो परेशानियां उत्पन्न हो रही है आज विश्व में, अगर उसका कोई जिम्मेदार है तो वो मानव है। ठीक है, ये मानव ने क्या है, जिम्मेदारियां खड़ी करी है, और इनका समाधान भी कहीं ना कहीं मानव ही निकाल के लाएगा। तो पहला तो भूमंडलीय तापन, दूसरा है ओजोन परत अवश्य। इसको आपको बहुत ध्यान से समझिएगा, ओजोन परत। तो अब हम लोगों को क्या ओजोन परत अवश्य समझना है। ये क्या है ओजोन परत का, इसको समझो। देखो क्या है, जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, क्या है, हमारी धरती माता है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी के बाहर क्या है, एक परत बनी हुई है। क्या है, एक लेयर बनी हुई है, जिसे हिंदी में परत कहते हैं। ये परत बनी हुई है। ये परत किस चीज की है, ये परत है ओजोन गैस की। किसकी है, ओजोन गैस की। किसकी है, ओजोन गैस की परत है। अब यहां पे पृथ्वी के बाहर क्या है, सूरज देवता है, सूरज भगवान है। ठीक है, कौन है, सूरज भगवान है, सूर्य देवता है। अब ये सूर्य देवता क्या करते हैं, यहां से हमारी रोशनी मिलती है, किरण हमारे पास यहाँ पर आती है। तो जब इनकी जो किरणें यहाँ पर आती है ना हमारी पृथ्वी की तरफ, तो ये जो किरणें जब पृथ्वी की तरफ बढ़ती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या होता है, जो सूरज में से जो किरणें निकलती है, वो कुछ किरणें अच्छी होती है जो पृथ्वी पे पहुंचनी चाहिए, जिससे हमारे यहाँ पे रोशनी हो, और कुछ किरणें क्या है, खराब होती है, जो कि हमारे शरीर को अफेक्ट करती है। त्वचा के रोग, कैंसर जैसी घातक बीमारियां हम लोगों को कर सकती है। तो इसमें से जो अच्छी किरणें होती है ना, वो तो सूरज तक पहुंच जाती है, और जो बेकार किरणें होती है उन्हें क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरणें। तो ये जो पराबैंगनी किरणें जो सूरज से आती है, उसको ओजोन लेयर, जो ओजोन परत है, वो रोक देती है। बोलो रुक जाओ सूरज देवता रुको। तो सूरज देवता पूछते क्या हुआ ओजोन, क्या बात हो गई? बोले नहीं, ये जो पराबैंगनी किरणें ना, इनको वापस बुला लो, इनको वापस वायुमंडल में बुला लो। बोले क्यों, क्या बात हुई? नहीं, पृथ्वी पर तो अच्छे लोग रहते हैं, मेरे छोटे भाई बहन रहते हैं, अगर ये किरणें वहां तक पहुंच गई ना तो उनको अलग अलग बीमारियां हो जाएगी, मर जाएंगे मेरे भाई बहन, आप ऐसा काम मत करो सूरज देवता, ये किरणें वापस। तो रोज किरणें आती थी, रोज क्या है, ओजोन भेज देती थी, रोज किरणें आती थी, रोज ओजोन भेज देती थी। फिर सूरज देवता ने एक दिन बोला, ओजोन, इन पृथ्वी के लोगों पर इतना विश्वास मत कर,
ये कभी भी धोखा दे सकते हैं, ये तुझे ही एक दिन संकट में डाल देंगे। और सूरज देवता की बात सत्य हुई और हम लोगों ने क्या करा, ओजोन में ही छेद कर दिया। हम लोगों ने क्या करा, ओजोन में ही छेद कर दिया। हमने यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा करा, CFC जैसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैस बढ़ाई, और उससे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमारे कंफर्ट जोन के लिए, ठीक है, हमारे कंफर्ट जोन के लिए हमने ऐसी चीजें करी जिससे क्या हुआ कि ऐसी गैसों का उत्पन्न हुआ जिससे क्या हुआ कि ओजोन में ही छेद हो गया। और जिस दिन छेद हुआ तो सूरज देवता ओजोन के पास आए, बोले अब क्या हुआ ओजोन, पता चल गया ना कि पृथ्वी के लोग किसी के भी सगे नहीं होते, किसी के भी साथ गद्दारी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे छेद हो गया ना, तो अब इसमें से क्या होने लगा, जो पराबैंगनी किरणें जो ओजोन रोकता था वो नहीं रोकता, और वो भी क्या है, पृथ्वी पर आने लगी। क्या हुआ, पृथ्वी पर वो ओजोन की जो पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य की, वो भी आने लगी, और हमारे शरीरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने लगी। अलग अलग प्रकार की बीमारियां हम लोगों को देखने को मिलती है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो हुआ है इसी को हमने ओजोन परत अवक्षय कहा है, ठीक है, या डिप्लेशन भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है, ओजोन परत का, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होना, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो आप समझिए किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ हमारी गलतियों के कारण जो हम पूरी दुनिया को संकटों से जूझना पड़ रहा है, संकटों का सामना करना पड़ रहा है। ये अब ये चीजें हो क्यों रही है, भाई हम लोगों ने पेड़ पौधे काट दिए। जो पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे वो कौन लेगा आप लोग, अब वो तो सीधे सीधे वायुमंडल में जाएगी, तो उससे भूमंडलीय तापन बढ़ेगा, होगी परेशानी, ठीक है। हम लोगों ने पेड़ काट दिए, पेड़ों से काटी तो लकड़ी जलाई, तो लकड़ी से जो धुआं उठा तो उससे भी भूमंडलीय तापन होगा, ठीक है, ओजोन परत को प्रभावित करेंगे। तो ये सभी चीजें, ये मैं आपको इसलिए इतना प्यार से समझाया कि आप समझिए और अपने जीवन में अमल करिए और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करिए जो कि ओजोन परत को प्रभावित ना करे। अब जो एक अच्छी बात है वो ये है कि कोरोना महामारी के दौरान में इस ओजोन परत में काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है, क्योंकि सारी गाड़ियां बंद थी, सब लोग घर पे बंद थे, तो इसलिए क्या है, प्रदूषण कम हुआ और उससे बहुत अच्छा बेनिफिट ओजोन को हुआ है। उसके बाद अगला है पर्यावरण प्रदूषण। इसके बारे में कौन नहीं जानता, इसके बारे में हम सब जानते हैं, इसके बारे में हम सब जानते हैं। भाई हमने भूमि प्रदूषण भी कर रखा है, हमने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कहीं घूमने जाते हैं और वहां पे कोई नहर है या झील है तो वहां पे फेंक देते हैं, चलो फेंक दिया कचरा, ठीक है, कहीं जा रहे हैं तो वहां पे कचरा हम लोगों ने फेंक दिया, ठीक है, प्लास्टिक फेंक देंगे और कर देंगे, ठीक है, तो इतना प्रदूषण हम लोग कर चुके हैं। वायु प्रदूषण की तो पूछो ही मत, ठीक है, मतलब आज ये हद हो चुकी है विद्यार्थियों की, मतलब 15-15, 16-16 साल के बच्चे भी क्या है, गाड़ियां लेकर सड़कों पर घूमते हैं। तो अब वो 15-16 साल जिनकी साइकिल चलाने की उम्र है, आज वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो प्रदूषण बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और आज ये स्थिति आ चुकी है, अगर 500 मीटर किसी को दुकान पे भी जाना होता है ना, वो पैदल तो नाम जानते ही नहीं, पैदल होता क्या, वो गाड़ी उठाता है, फूं करता हुआ निकल जाता है। तो जो प्रदूषण हम लोग कर रहे हैं, जो भी समस्या आज आपको देखने को मिल रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कोई है तो आप हो, मैं हूं और हमारी पूरी मानव जाति। फिर आ जाते हैं भूमि निम्नीकरण पे। भूमि निम्नीकरण पे पूरा एक वीडियो आगे जाके बनेगा, मैं सिर्फ आपको इतना सा समझा देता हूं कि भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है जो भूमि, जो लैंड है उसकी क्वालिटी खराब होना, ठीक है, वो दिन पे दिन खराब होती जाती है। जो अच्छी लैंड है वो अब धीरे धीरे खराब होती जाती है। वो खराब क्यों होती है, उसके पीछे वापस जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ मानव है। और क्या क्या कारण है ये हम आगे डीप में उस वीडियो में पढ़ें। हाँ, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। मानव जीवन की गुणवत्ता, अब भाई मानव जीवन की क्या हो, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बना रहे। भाई हम सबका क्या है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बना रहे। मुझे रोज खाना मिलता रहे, 2 वक्त मुझे रोज खाना मिलता रहे तो मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बना हुआ। मुझे रोज पहनने को कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े मिलते रहे तो मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बना हुआ। तो क्या है, मानव की गुणवत्ता बनी रहे, उसके साथ साथ विश्व में शांति बनी रहे, ठीक है। हमारा तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम विश्व में शांति बना कर रखें। शांति के अलावा हम लोग कुछ नहीं चाहते, तो विश्व में शांति बनी रहे। पर सर संसाधनों को लेकर अशांति कैसे हो सकती है। देखो, अगर कोई देश ही लगातार संसाधनों का प्रयोग करता रहेगा और उससे अगर किसी प्रकार की परेशानी देखने को मिलेगी तो क्या होगा कि भाई उसके भुगतान तो सबको ही करना पड़ेगा ना। भाई आज कोरोना महामारी कहां से जनरेट हुई है हम सब जानते हैं, ठीक है, पर उसका भुगतान तो पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है ना, पूरी दुनिया उससे परेशान हो रही है ना। तो ये चीजों को हमें समझना होगा कि भाई विश्व शांति हमें बनाए रखने के लिए क्या है, न्याय संगत बंटवारा हो, सब देशों के पास बराबर संसाधन हो, हर समाज के वर्गों के पास सबके पास बराबर संसाधन हो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वैसे तो शादियों में गए बहुत दिन हो गए, मन में भी आने लगी अब किसी की शादी हो, लॉकडाउन खुले, पर क्या होता था जब हम लोग शादियों में जाते थे प्लेट में सब कुछ भर लेते थे, ये भी ले लिया, रसमलाई भी ले लिया, ठीक है, वो भी ले लिया, ये भी ले लिया, सब कुछ डाल लेते थे। और फिर क्या होता था, यार थोड़ा सा खाने का पेट भर गया मेरे, तो उसको ले जाके डस्टबिन में डाल देते। अब जो वो खाना वेस्ट हुआ, खाना संसाधन है मान लिया, हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो जो वो वेस्ट हुआ है
अगर वो और किसी को मिलता तो बराबर का बंटवारा होता या नहीं होता। किसी की भूख मिटती तो अच्छी बात है। तो इसलिए क्या हो, न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अगर ऐसे ही लगातार कुछ व्यक्ति, कुछ वर्ग या कुछ देश लगातार संसाधनों का इस तरीके से दुरुपयोग करते रहेंगे, इसी प्रकार से प्रयोग करते रहेंगे, तो वो समय दूर नहीं जब हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में हो सकता है। वैसे तो पृथ्वी अभी भी खतरे में ही है, ठीक है, कोरोना महामारी में हम सब खतरे में ही हैं और सब भगवान से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना वापस चला जाए। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। जीवन का अस्तित्व, इससे आप क्या समझते हैं कि जीवन का अस्तित्व का मतलब, भाई मेरी जो लाइफ है, जो जीवन है वो बना रहे। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं, डायनासोर अब नहीं है, उनका अस्तित्व भी खत्म हो गया। हम कहते हैं ना अस्तित्व खत्म हो गया, अब उन जैसा डायनासोर जैसा कुछ मिलता ही नहीं, डायनासोर है ही नहीं। तो हर जीवन का अस्तित्व बना रहे, अलग अलग तरह के जानवर होते हैं उनका अस्तित्व बना रहे। अस्तित्व बना कैसे रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। आज कोई है तो उसकी पीढ़ी, फिर उसकी पीढ़ी, मतलब उस जैसी जो प्रजाति है वो बनी रहे, उसके वंश के लोग हैं वो बने रहे। तो हर जीवन का क्या है, अस्तित्व बना रहे। सभी प्रकार के जो जीवन है, हर तरह के जीवन की, मानव जीवन की बात नहीं करी, हर तरह के जीवन, जानवर है तो उसका जीवन, ठीक है, और किसी प्रकार का कोई भी जानवर है उसका जीवन, मनुष्य का जीवन, सबका जीवन, सबकी क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, उनका अस्तित्व बचा रहे। तो यह अस्तित्व बचेगा कैसे भाई, अगर आज सारे संसाधनों को अपन लोग ही खत्म कर देंगे, अपन लोग ही पानी खत्म कर देंगे, ठीक है, सारा जल अपन लोग खत्म कर देंगे, तो जो आने वाली पीढ़ी है उसको जल देखने को मिलेगा नहीं। जल नहीं मिलेगा तो कल नहीं मिलेगा, मतलब वो लोग मर जाएंगे। सूखा पड़ेगा देश में, मर जाएंगे। तो मर जाएंगे तो क्या होगा, अस्तित्व खत्म होने लग जाएगा, अगली पीढ़ी जन्म नहीं लेगी, फिर वो मर जाएंगे। तो ऐसे क्या होगा कि हमारा अस्तित्व खत्म होने लग जाएगा अगर हम लोगों को क्या है, संसाधन नहीं मिलेंगे। और संसाधन को मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उपयोग की योजना बनानी पड़ेगी कि हमें इसे यूज कैसे करना है। इसलिए एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये संसाधनों का हम यूज कैसे करें। मैं ये नहीं कहता कि संसाधनों का इस्तेमाल मत करो, संसाधनों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। पर उसके एक प्लानिंग के साथ यूज करेंगे ना तो वो सब में बट के और सबको अच्छे से मिलेगा। यही क्या है, हमारी सोच है। सतत अस्तित्व का सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत अस्तित्व मतलब कंटिन्यूसली, लगातार क्या हो, अस्तित्व बना रहे, लगातार लाइफ बनी रहे, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक प्रजाति के लोग हैं वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, यही अस्तित्व। और ये सतत अस्तित्व क्या है, सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है, जो कि अब हम लोग अब आगे जाके डीप में पढ़ें। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सतत पोषणीय विकास। ये सतत पोषणीय विकास है क्या, इसको जानो। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। अवहेलना का मतलब है नकार देना, भाई नकारा ना जाए। अवहेलना मतलब है नकार देना, और अवहेलना ना करे मतलब नकारा ना जाए, किसी बात को इग्नोर ना करा जाए। जैसे कि क्या हुआ था सत्ता की साझेदारी में, जो सिन्हाला समुदाय के लोग थे उन्होंने तमिलों की भावनाओं को अवहेलना करी थी, उनकी बातों को नकार दिया था। अब इन्होंने क्या बोला, सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है, भाई ऐसा विकास करो जिससे क्या हो कि ना तो पर्यावरण को नुकसान हो, पर्यावरण सेफ रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें पर्यावरण से ही कोई चीज मिल रही है, जो भी वस्तु है वो हमें पर्यावरण से ही मिलती है। तो इसलिए क्या हो, पर्यावरण सेफ होना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ। और उसके साथ साथ इतना ही इस्तेमाल करो कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना हो। तो मतलब भविष्य की पीढ़ियों को भी मिलता रहे। भाई आप पर्यावरण को भी नुकसान मत पहुंचाओ, पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ, अपनी जो जरूरत है, आज की मौजूदा जरूरत है उनको पूरा करो, पर उस प्रकार से जरूरत को पूरा करो कि जो आने वाली पीढ़ियां है उनको भी क्या है, मिलता रहे, उनको भी, उनकी भी जो आवश्यकता है, उनकी भी जो जरूरत है वो पूरी होती रहे समय के साथ। नहीं तो क्या होगा, वो लोग मर जाएंगे, और जब वो लोग मर जाएंगे तो क्या होगा, तो सतत अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। अस्तित्व ही क्या है, प्रजातियों का खत्म होने लगेगा। तो इसलिए क्या करना है, हमें इस्तेमाल करना है संसाधनों का, पर पर्यावरण को बचा करके, और भविष्य की जो जरूरत है, भविष्य की पीढ़ियों की जो जरूरत है उनको ध्यान में रख के ही हमें क्या करना है, संसाधन का इस्तेमाल करना है। और उससे हम लोग क्या कहेंगे, सतत पोषणीय विकास। सतत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली, ठीक है। पोषणीय विकास मतलब सबका अच्छे से विकास होता रहे। तो ऐसा विकास करो, कंटिन्यूसली विकास करते रहो और सबका विकास करते रहो। तो यही क्या होता है, सतत पोषणीय विकास होता है। ये देखो, ये हम सब हैं, और ये हम सब ने क्या है, पृथ्वी को बचा रखा। पृथ्वी को बचाने, पृथ्वी हमें जल, जमीन सब कुछ दे रही है। तो मतलब एक पृथ्वी
हम इतने करोड़ों लोगों को रख रही है, क्या हम करोड़ों लोग मिलकर उसे एक पृथ्वी को नहीं बचा सकते हैं? बचा सकते हैं। और सिर्फ हमें कुछ ही नहीं करना, सब कुछ ये पृथ्वी दे रही है, ये प्रकृति है, ये माँ है, ये सब कुछ हमें दे रही है। बस हमें क्या करना है, इस जो हमें यहां से मिल रहा है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना। और आपको कुछ ही नहीं करना, बस सही तरीके से इस्तेमाल करो। जो आवश्यकता है उसके लिए इस्तेमाल करो, और जो इच्छा है उनको रोकने की कोशिश करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी इतना ही हमसे चाहती। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सतत पोषणीय विकास है, अब मैंने आपको क्या कहा कि जैसे मान लो कि भाई हम लोग भारत है, हम पर्यावरण को बचा रहे हैं, पर है ना अमेरिका नहीं बचा रहा, ठीक है, चीन नहीं बचा रहा, ऑस्ट्रेलिया नहीं बचा रहा, और कोई देश नहीं बचा रहा, तो क्या होगा? वो अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी को देखने को मिलेगा, उसका परिणाम पूरी पृथ्वी को देखने को मिलेगा। मान लो अमेरिका पर्यावरण को बचा रहा है, चीन बचा रहा है, ऑस्ट्रेलिया बचा रहा है, हम लोग नहीं बचा रहे, तो भी उसका जो परिणाम है वो पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। तो अब क्या होगा कि अगर हमें ये जो पर्यावरण का जो विकास करना है, पर्यावरण को जो बचा कर रखना है और सबकी आवश्यकताओं को पूरा करना है, ये सभी देशों को मिलकर साथ में करना होगा। किसी एक देश के करने से नहीं होगा, सबको मिलके क्या है, साथ में करने से होगा, तभी जाके ये मुमकिन होगा। इसीलिए क्या करा गया, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रखा गया। ये क्या है, एक पृथ्वी सम्मेलन है, अर्थ समिट है, अर्थ से जुड़ी, पृथ्वी से जुड़ी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी गई। कहां रखी गई? रियो डी जेनेरो। ये कहां पर है? ब्राजील की ये राजधानी। जून 1992, कब? जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। कब मिले ये लोग? जून 1992 में। मैं आपको इसकी तारीख भी बता देता हूं, ये 3 से 14 जून तक कहां पर मिले हैं? ब्राजील में मिले हैं, रियो डी जेनेरो जो वहां की राजधानी है। कितने? 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष। मैं आपको बता देना चाहता हूं, लगभग 182 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष वहां पे मिले। राष्ट्र अध्यक्ष का मतलब है राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई भी वहां का प्रतिनिधित्व जो देश ने भेजा है वो सब वहां के। इसके अलावा काफी जो पर्यावरण पे जो एनजीओ काम करती है, उन एनजीओ के हैं, जो वर्ल्ड वाइड फेमस एनजीओ है वो वहां पर आई है। लगभग कहा जाता है कि 20,000 लोग इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। राष्ट्र अध्यक्ष मान लो, उनके प्रतिनिधि मान लो, ठीक है, और कोई एनजीओ के मेंबर मान लो, इतने लोग क्या है उसमें इन्वॉल्व हुए थे। यह पहली अंतरराष्ट्रीय, फर्स्ट इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड लेवल पे पहली क्या थी? पृथ्वी सम्मेलन था, जिसमें सारे देश के लोग, नेता बैठ के बात कर रहे हैं। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण। अब इन्होंने मीटिंग करी क्या वहां पे चाय नाश्ता करने के लिए मीटिंग थोड़ी करी, वहां पे बड़ा फैसला लेने के लिए मीटिंग करी। और वो बड़े फैसले क्या है? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण को बचाना है। जो पर्यावरण हमने खराब करा है, जो पर्यावरण दिन पे दिन खत्म हो रहा है, उसको बचा के रखना है। और सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। देखो, सामाजिक और आर्थिक विकास, भाई अब आज हमारे देश में से बहुत से समुदाय हैं जो सामाजिक पिछड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत से समुदाय जो आर्थिक पिछड़े हुए हैं, ठीक है, और पर्यावरण की स्थिति तो हम सब जानते हैं। हम लोगों को क्या पर्यावरण को बचाना भी है, पर्यावरण का संरक्षण भी करना है, और उसके साथ साथ क्या है, सामाजिक और आर्थिक विकास भी करना है। भाई आज अगर किसी जंगल को काट के वहां पर फैक्ट्री बनाई जाती है, मैं ये नहीं कहता कि फैक्ट्री बनाना गलत है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वहां फैक्ट्री बनेगी, कोई गरीब आदमी वहां जाके काम करेगा, पैसा कमाएगा, तभी तो उसका आर्थिक विकास होगा, तभी उसका सामाजिक विकास होगा। पर जो जंगल हमने काटा है, उस जंगल को हम और कहीं भी तो लगा सकते हैं, ठीक है, जो कटाई हमने वहां करी उसकी भरपाई हम और कहीं भी तो जगह कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप फैक्ट्री बना रहे हो गलत हो, अस्पताल बना रहे हो गलत हो, स्कूल बना रहे हो गलत हो, जरूरी है। क्यों? क्योंकि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। पर जो अगर आपने जंगलों को काट के बनाया तो उन जंगलों को भी तो कहीं जगह दो। हाँ, अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो मनुष्य क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो पर्यावरण को तो प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आप उस जगह से जंगल को काट रहे हो तो और कहीं जंगल को ग्रो करो, उसे बढ़ाओ और उसे आगे बढ़ाओ। तो इसलिए क्या है, पर्यावरण संरक्षण भी कर सके और सामाजिक और आर्थिक विकास भी कर सके, इसलिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया। अब आ जाओ आप इस चित्र पे। तो ये देखिए, ये जो महोदय है, ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, अब कौन है मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। और ये कहाँ की? रियो डी जेनेरो की है, ठीक है। यहाँ पे 3 से लेकर 14 जून तक 1992 में यह बात चली। ये अपने विचार रख रहे हैं, किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष होंगे और कह रहे होंगे कि साहब ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब हर देश ने कितना करा है वो देखेंगे। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, अब देखो हमारी जो भूमंडल है, मतलब हमारी जो पृथ्वी है, उस पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु का मतलब क्लाइमेट, क्या है? क्लाइमेट।
जलवायु मतलब क्लाइमेट। एक शब्द आप क्लाइमेट सुनते हो और एक आप वेदर सुनते हो, मतलब जलवायु और वेदर मतलब मौसम, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है? जलवायु है ना, जलवायु एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और वेदर मौसम क्या है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है। मौसम मतलब अभी बाहर कैसा मौसम है, ठंडा है, गर्म है, बारिश हो रही है, क्या है वो मौसम है, वो क्या है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है। पर जलवायु क्या है भाई? जलवायु क्या होता है भाई? 4 महीने सर्दी के, वो सर्दी वाला, 4 महीने गर्मी वाले। तो जो क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट बड़ा कॉन्सेप्ट होता है और क्लाइमेट का ही पार्ट क्या है, वेदर होता है, एक छोटा कॉन्सेप्ट वो है। तो ये तो जलवायु परिवर्तन। अब आप देखो जलवायु में कितना परिवर्तन आ चुका है। पहले अक्टूबर के आते आते क्या है, ठंड बहुत भयंकर वाली हो जाती थी। अक्टूबर नवंबर में ठंड बहुत भयंकर वाली हो जाती, जब हमारे पेरेंट्स का टाइम था, ठीक है, जब वो हमारी एज में थे, उस टाइम बहुत भयंकर ठंड हो जाती। आज देखो, आज जनवरी में जाते हुए भी है ना, बहुत मुश्किल से ऐसा ठंडा महसूस होता है, नहीं तो नहीं होता। तो ये क्या है, जलवायु परिवर्तन। गर्मी का मौसम देखो, इतना भयंकर गर्मी पड़ने लग गई। अब ये क्या है, भूमंडलीय तापन बढ़ना, जलवायु में परिवर्तन आना। ये क्या हो रहा है, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, हमारा क्लाइमेट बदल रहा है। और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये जैविक विविधता क्या है भाई? हमारे पास क्या है, जानवरों में भी क्या है, विविधता है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं हमारे पास। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की फल सब्जियां पाई जाती है। ये जैविक विविधता है। तो जितने भी जीव है उन सब में हमारे पास क्या है, विविधता है। उन सबको लेकर अच्छा काम करना, उनका संरक्षण करना, उनको बढ़ावा देना, उस पर सारे देश के राष्ट्राध्यक्षों ने क्या करा है, एक पत्र बनाकर साइन कराया कि भाई हम लोग क्या है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन में काम करेंगे और जैविक विविधता पर काम करेंगे। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, किस पे, वन सिद्धांतों, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, भाई फॉरेस्ट को लेकर, जंगलों को लेकर जो सिद्धांत है कि भाई इतना जंगल होना ही चाहिए, जंगल की इतनी सीमा होनी चाहिए, जंगल को काटोगे नहीं, ये ऐसे सिद्धांतों पे क्या करा है, सहमति जताई। तो रियो सम्मेलन में जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष आए, सबने बोला जंगल को बचाना चाहिए। और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति प्रदान की मतलब परमिशन दे दी। किसको दी है, एजेंडा 21 को। और किस लिए दी है, सतत पोषणीय विकास के लिए। कि सतत पोषणीय विकास करना है मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के उनको पूरा करके, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के उनके लिए बचाना। मतलब क्या करना है, पहला काम तो पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है पहला काम। दूसरा बात, जो आज की आवश्यकता है, आज की पीढ़ी की आवश्यकता है, उनको पूरा करना। और तीसरी बात, जो कल की पीढ़ी है, मतलब आने वाली जो पीढ़ी है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें क्या है, बचाकर रखना है, उन्हें भी संसाधन मिले, ऐसा काम हमें करना है। उसके लिए क्या करा गया, एजेंडा 21 करा गया। अब इस एजेंडा 21 को आप ध्यान में कैसे रखोगे वो देखना। एजेंडा 21 कब के लिए करा गया, 21वीं शताब्दी के लिए। मीटिंग कब चल रही है, 20वीं शताब्दी में, 1992, 2000 के बाद लगी है ना 21वीं शताब्दी। तो ध्यान रखना, आप कैसे याद रखोगे, एजेंडा 21 फॉर सेंचुरी, फॉर 21st सेंचुरी। कैसे याद रखोगे, एजेंडा 21 फॉर 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के लिए एजेंडा 21। ठीक है, क्या है, 21वीं शताब्दी के लिए एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 क्या है, ऐसा मुद्दे हैं, 21 मुद्दे लिखे गए हैं जिन पे क्या हो, काम किया जाए। ऐसे बहुत मुद्दे हैं जिन पे काम किया जाए और पर्यावरण को बचाया जाए। ये देखिए, ये एक अर्थ समिट की फोटो दिखाई गई है वहीं की। अब ये देखो, अब ये सर इतनी बड़ी मीटिंग है, इतने लोगों को बुला लिया, अब गए होंगे तो वहां खाना पीना भी खाया होगा, बहुत खर्चा भी लगा होगा। तो इसको किसने उठाया, किसने ये मीटिंग करवाई, वो जानो। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, रियो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन और पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ये अलग अलग नाम है, ठीक है। अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं, रियो सम्मेलन भी बोलते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं, सब नाम है इसके। रियो डी जेनेरियो में आयोजित एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। यह किसने कराया, संयुक्त राष्ट्र ने कराया, यूनाइटेड नेशन ने कराया। अब संयुक्त राष्ट्र से क्या है, ज्यादातर देश जुड़े हुए हैं, सब उसमें जुड़े हुए हैं। और संयुक्त राष्ट्र क्या है, अलग अलग ब्रांचें हैं, अलग अलग शाखा है। कोई सिक्योरिटी की शाखा है, कोई सामाजिक उत्थान की शाखा है, ठीक है, कोई पर्यावरण की शाखा है, ऐसे करके अलग अलग शाखा है, उनमें सभी देश जुड़े हुए हैं। तो ये किसने कराया है, जो पर्यावरण से जुड़ी हुई शाखा है उसने ये मीटिंग कराई है, किसके लिए, पृथ्वी के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए। 1992 में 3 से 14 जून तक हुआ, ये बात बता चुका हूं मैं आपको। पर्यावरण संरक्षण में अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। आज तक सबसे बड़ी जो मीटिंग अगर कोई हुई है तो रियो डी जेनेरियो में ही हुई है। सभी राष्ट्रों को एक नई वैश्विक साझेदारी कायम करने की जरूरत है। क्या है बोला है, वैश्विक साझेदारी, ग्लोबल शेयरिंग।
क्या करनी है, ग्लोबल शेयरिंग, वैश्विक साझेदारी करनी। भाई मैंने क्या समझाया, अगर अमेरिका संसाधनों को खराब कर रहा है तो प्रभाव सब पर होगा, इंडिया खराब कर रहा है तो भी प्रभाव सब पर होगा। अब यहां पे क्या चाहिए, वैश्विक साझेदारी चाहिए, पूरा विश्व एक होकर पृथ्वी को बचाने का काम करे, सब क्या करे, ऐसा काम करे जिससे कि संसाधन दुरुपयोग ना हो और पृथ्वी हमारी सेफ रहे। तो अब सबका हमें साथ चाहिए, इसीलिए क्या वैश्विक साझेदारी होनी चाहिए। यह कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। अब ये क्या है, इन्होंने एक कार्यसूची बनाई है, हमें क्या क्या काम करने हैं इन्होंने ये सब कुछ लिख लिया है। उसमें क्या बोला है, समान हितों, अगर जो हमारे इंटरेस्ट क्या है, सबके कॉमन इंटरेस्ट है, हमारा सबका कॉमन इंटरेस्ट है, हमें सबको, हमारे सबके देश में भाई सबको पानी मिले, सबको अच्छी हवा मिले, ठीक है, सबके जो सब देश है वो खुशहाल रहने चाहिए, हमारा सबका इंटरेस्ट है। पारस्परिक आवश्यकता है, हमारी आवश्यकताएं भी क्या है, सबकी एक जैसी, खाना, रकम सबको चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान तो हमारी सबकी आवश्यकता है, वो सबको चाहिए। और सम्मिलित जिम्मेदारियां, और जिम्मेदारियां भी हम सबकी है, किसी एक देश की नहीं है, जिम्मेदारी सबकी है कि हम सब मिलकर इस पृथ्वी को बचाएं। क्योंकि पृथ्वी अगर हमें भारत को दे रही है, इंडिया को दे रही है, तो वो अमेरिका को भी दे रही है, वो ऑस्ट्रेलिया को भी दे रही है, वो इंग्लैंड को भी दे रही है, वो सबको दे रही है। तो पृथ्वी को बचाने के लिए तो काम हम सबको करना पड़ेगा। और विश्व सहयोग से हम लोग क्या करें, जो पर्यावरण को क्षति, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा उसको ठीक करें, गरीबी को मिटाए, और जो रोगों से निपटने का, तो आप अभी समझ सकते हो किस प्रकार से पूरी दुनिया कोरोना से निपटने की कोशिश कर रही है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यहां की प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। अब इन्होंने क्या बोला, हर सरकार, हर देश की सरकार एक लोकल से लोकल लेवल तक क्या करे, एजेंडा 21 तैयार करे और उस पर काम करे। हर देश की सरकार पर एजेंडा 21 होना, भाई हमें इन चीजों पे काम करना, पर्यावरण को बचाना, गरीबी को हटाना है, ठीक है, रोगों से निपटना है, हमारे देश में ये रोग है इसको ठीक करना है, ये रोग है इसको ठीक करना है। जैसे अभी कह भी रखा है कि टीबी के लिए सरकार की कोशिश है कि वो 2025 या 2030 तक खत्म करने की कोशिश करेगी, ठीक है, तो वो 2025 या 30 के लिए सरकार ने बोला हुआ। अब आ जाओ एजेंडा 21, ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, मैंने बोला था किसने कराया है मीटिंग, संयुक्त राष्ट्र ने कराया। कौन से ने, पर्यावरण और विकास सम्मेलन, वहां की पर्यावरण की जो शाखा है उसने कराया, संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन ने कराया के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। और इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करने। तो ये कहां पर हुआ, ये बात एजेंडा 21 कहां तैयार हुआ, रियो डी जेनेरो मीटिंग में तैयार हो गया था। किसने कराई मीटिंग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन ने मीटिंग कराई। और अब ये एजेंडा 21 बनाया क्यों जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास। किसके लिए, सतत पोषणीय विकास, मतलब पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए आज की आवश्यकताओं को पूरा करे और कल की आवश्यकताओं के लिए हम बचाकर रखें, यही उद्देश्य है। यह एजेंडा 21 का एक पेज दिखाया गया है जिससे कि आप समझ सके एजेंडा 21 क्या है। अब क्या क्या मुख्य मुख्य विषय हो सकते हैं, गरीबी, सबसे पहले गरीबी को हटाओ, ठीक है, क्योंकि गरीबी बहुत बुरी चीज होती है, बहुत बुरी दशा होती है। उन लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता, उनको अच्छी स्वास्थ्य की सेवा नहीं मिल पाती है, शिक्षा नहीं मिल पाती। तो सबसे पहली तो अगर कोई परेशानी तो वो गरीबी है, उसको हटाओ। उपभोग के ढंग सुधारो, मतलब उपभोग के ढंग, जिन चीजों को हम इस्तेमाल करें उसको तरीका सुधारो। भाई वापिस जहां एक गीले कपड़े से कार साफ हो सकती है, हम एक बकेट पानी खराब करते हैं, तो हमारा उपभोग, हमारे यूज करने का तरीका गलत है। स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी का है, तो सबसे पहले तो लोगों के स्वास्थ्य को सुधारो, क्योंकि ये स्वास्थ्य सही रहेगा ना तभी वो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे और तभी क्या है, राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा। मानवीय व्यवस्थापन, मानव को सही से व्यवस्थापन हो, उनका सही से क्या हो, वो सही तरीके से रहे, उनको सबको जगह मिल सके और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। वो वित्तीय संसाधन, सबको वित्तीय संसाधन मिले, ठीक है, हर देश के पास क्या हो, ऐसे वित्तीय संसाधन हो जिससे क्या हो, वो आने वाली समस्याओं से लड़ सके, परेशानियों से लड़ सके। वित्तीय संसाधन मतलब पैसा है, ठीक है, रिलेटेड टू मनी है, पैसे से जुड़ा हो। और प्रौद्योगिकी उपकरण, और आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर प्रकृति हमें कुछ भी दे रही, तो आप देखो ये ट्राइंगल याद रखना, अगर प्रकृति हमें कुछ भी दे रही है तो हम उसे क्या करेंगे, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे और क्या बनाएंगे, संस्थाएं हम लोग बनाएंगे। और ये सारे काम कौन कर रहा है, मानव। प्रकृति में क्या चीज अच्छी है वो पता मानव लगा रहा है, संस्थाएं किसने, फैक्ट्री किसने बनाई, मानव ने बनाई, टेक्नोलॉजी किसने बनाई, मानव ने बनाई, और उसका इस्तेमाल भी वही करना जानता है। तो अब इनमें क्या है,
सबको मिलके काम करना। अगर किसी देश में गरीबी ज्यादा है तो क्या हो, दूसरा देश जो अच्छा समृद्ध है, ताकतवर है, वो उनकी मदद करे। कहीं पर टेक्नोलॉजी किसी देश के पास नहीं हो, वो भेजे। स्वास्थ्य में मदद करे, जैसे अभी वैक्सीन, भारत की बनी हुई वैक्सीन गर्व से गई है, भारत की बनी वैक्सीन बहुत से ऐसे देशों में भेजी गई है जहां उनको जरूरत है। तो ये क्या था, वैश्विक साझेदारी के साथ सतत पोषणीय विकास की तरफ सरकारों ने काम करा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो नंबर, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने किस प्रकार से संसाधनों का विकास होना चाहिए और संसाधनों का विकास जरूरी। अब इसमें हम लोगों से क्या पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है संसाधन विकास जरूरी क्यों है, क्योंकि वो हमारी गुणवत्ता बढ़ाता है। क्या क्या मुख्य समस्या पैदा हुई है हमारे संसाधनों के दुरुपयोग से, तो वो हम लोग को बता सकते हैं। सतत पोषणीय विकास बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जब कभी भी सतत पोषणीय विकास का अगर सवाल उठता है तो आप उसमें उदाहरण में रियो डी जेनेरो क्या चाहिए, एक पॉइंट ही लिखे पर आप जरूर लिखें। तो इस प्रकार से सवाल हमसे पूछा जा सकता है। एजेंडा 21 बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये चीजें हमसे पूछी जा सकती है और ये दिमाग में आज आपकी बैठ गई होंगी। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रही हो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछे। और अब से अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ यही लाइन लिखे कि सर अब हो चुके हैं तैयार और अब हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार, सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो सिर्फ और सिर्फ ये लाइनें आप लिख दोगे ना, मेरा सीना 56 इंच का हो जाएगा कि अब सच में क्रांति की चिंगारी लग चुकी है, अब आग लगने वाली है बस। तो अब ये लाइनें लिखो, और कुछ लिखना है वो आप लिख देना एक्स्ट्रा, पर ये लाइनें लिख दो। कमेंट बॉक्स में ताबड़तोड़ कमेंट कर देना। इस बार यूट्यूब वाले भी सोचने लग जाए यार ये लाइनें कहां से उठ गई, कौन सी क्रांति भारत में पैदा हो गई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।